नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में उतरेंगे जहां एक शिकारी, एक बाज हमसे सीधे बात करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेड ह्यूज की जबरदस्त कविता हॉक रूस्टिंग की। अगर आप स्टूडेंट हैं और इस पोम को आसानी से, गहराई से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कविता शुरू ही इन शब्दों से होती है। एक सिंगल लाइन और बूम, हम सीधे उस बाज के दिमाग में पहुंच जाते हैं। टेड ह्यूज ने यहाँ कोई भूमिका नहीं बांधी। वो चाहते हैं कि हम अब से सब कुछ इस हॉक की नजरों से देखें, उसके जैसा महसूस करें। तो हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवि टेड ह्यूज को थोड़ा सा जानेंगे। फिर हम पोएम के अंदर घुसेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा। पहले 2 स्टैंजास में हॉक की स्टिलनेस, फिर स्टैंजा 3 में उसका क्रिएशन पर दावा, उसके बाद स्टैंजा 4 और 5 में उसकी वायलेंस का लॉजिक, और आखिर में स्टैंजा 6 और आखिरी एनालिसिस के साथ इसका पूरा मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसके दिमाग ने इस शिकारी को आवाज दी। ये है टेड ह्यूज। 1930 में पैदा हुए, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, लेकिन उनका असली पैशन था जानवरों की दुनिया। उन्हें ना एनिमल्स के अंदर की वो रॉ प्रिमिटिव एनर्जी बहुत फैसिनेट करती थी। उनका मानना था कि जानवर हम इंसानों की तरह झूठे इमोशंस या मोरालिटी के चक्कर में नहीं पड़ते, वो बस होते हैं, एकदम रियल, एकदम प्योर। और यही सोच, यही फैसिनेशन हॉक रोस्टिंग का दिल है। ओके, तो पोएट को जानने के बाद अब वक्त है सीधे पोएम में जंप करने का। चलिए देखते हैं पहले 2 स्टैंजास जहां ये हॉक अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। एक चीज पहले ही समझ लीजिए, ये पोम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सिंपल शब्दों में पूरी कविता एक कैरेक्टर बोल रहा है, और यहाँ वो कैरेक्टर है अ हॉक। तो हॉक हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। वो कहता है, मैं जंगल के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठा हूँ, आंखें बंद हैं। लेकिन धोखा मत खाइएगा, वो आराम नहीं कर रहा। उसके दिमाग में कोई फालतू सपने या कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कि जब वो सोता है तब भी वो सपने में परफेक्ट शिकार की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सोचो, इसका तो पूरा एग्जिस्टेंस ही शिकार के लिए है। और इस लाइन पे ध्यान दीजिए, हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। ह्यूज ने हुक्ड वर्ड 2 बार यूज किया है। क्यों? क्योंकि हुक का काम क्या होता है? पकड़ना, फाड़ना। तो वो बता रहे हैं कि इस हॉक का सिर्फ पंजा ही नहीं, इसका दिमाग तक, इसका पूरा वजूद एक हथियार है। इसे डिजाइन ही मारने के लिए किया गया है। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा पर, और यहाँ से हॉक का असली ईगो, उसका अहंकार दिखना शुरू होता है। सुनिए तो वो क्या कहता है। वाह, कितनी सुविधा है इन ऊंचे पेड़ों से। हवा, सूरज की रोशनी, ये सब उसके लिए एडवांटेज हैं। मतलब नेचर उसकी सर्विस में लगी है। और जमीन, वो तो नीचे है, इंस्पेक्शन के लिए, जैसे कोई एम्परर अपने राज्य को देख रहा हो। इसके लिए पूरी दुनिया बस इसकी पर्सनल जागीर है। यहाँ एक टर्म यूज हुआ है, एयर्स बॉयंसी। अब साइंटिफिकली इसका मतलब होता है हवा की वो पावर जिससे चीजें उड़ पाती हैं, अ लॉ ऑफ फिजिक्स, राइट? लेकिन हॉक के लिए ये फिजिक्स नहीं है। उसकी नज़र में हवा उसे उड़ने में मदद कर रही है, जैसे कोई पर्सनल फेवर कर रही हो। यही तो है उसके घमंड का लेवल, पूरे यूनिवर्स को अपने लिए बना हुआ समझता है। अब तैयार हो जाइए, हम आ गए हैं स्टैंजा 3 पर, और मैं कहूंगी कि ये पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे शॉकिंग हिस्सा है। यहाँ हॉक का ईगो बस नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। वो अब खुद को क्रिएशन का पीक, बल्कि क्रिएशन का मालिक बताने वाला है। सुनिए इसका दावा। वो कहता है, मेरे पैर इस पेड़ की खाल पर जमे हुए हैं। फिर कहता है, पूरी सृष्टि को, अ होल क्रिएशन, लग गई मेरा एक एक पंख, मेरा एक पंजा बनाने में। सोचिए, वो कह रहा है कि वो एवोल्यूशन का, क्रिएशन का सबसे परफेक्ट रिजल्ट है। और फिर आती है आखिरी लाइन, और अब मैं उस पूरी सृष्टि को अपने इस एक पंजे में पकड़े हुए हूँ। वाओ, क्या जबरदस्त पावर की बात कर रहा है। तो इन सब में हॉक का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल क्लेम कौन सा है? सोचा आपने? जी हाँ, यही वो लाइन है, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। इस एक लाइन से वो खुद को गॉड के लेवल पर ले आता है। वो ये नहीं कह रहा कि सृष्टि ने मुझे बनाया, वो कह रहा है कि अब सृष्टि, क्रिएशन इटसेल्फ, मेरे कंट्रोल में है। दिस इज द अल्टीमेट स्टेटमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पावर। तो ठीक है, हॉक के पास एब्सोल्यूट पावर है। अब देखते हैं वो इस पावर का करता क्या है। अगले 2 स्टैंजास 4 और 5 में वो अपने वायलेंस के पीछे का लॉजिक, अपनी फिलॉसफी समझाता है। यहाँ इसका लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नो कन्फ्यूजन। मैं जहां चाहूं वहां मारता हूं क्योंकि ये सब मेरा है, सिंपल। वो कहता है कि मेरे शरीर में कोई सॉफिस्ट्री, कोई झूठ मूठ की बातें, कोई धोखा नहीं है। मेरे मैनर्स क्या है? गर्दनें उखाड़ना, दैट्स इट।
वो जैसा है वैसा ही दिखाता है, बिना किसी पर्दे के। ये सॉफिस्ट्री वर्ड बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देना जो सुनने में बड़े स्मार्ट लगते हैं लेकिन होते झूठे हैं, जैसा हम इंसान करते हैं, है ना। अपनी गलत चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए लंबी चौड़ी बातें बनाते हैं। लेकिन हॉक कहता है मुझ में ये सब नहीं है। वो एकदम प्राउड है इस बात को लेकर। उसके लिए उसकी वायलेंस ही उसकी ऑनेस्टी है, उसकी सच्चाई। आगे वो कहता है कि मौत बांटना यानी द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, ये तो उसका काम है और उसकी उड़ान का सिर्फ एक ही रास्ता है जो सीधा जिंदा चीजों की हड्डियों के बीच से गुजरता है। और सुनिए, इस राइट के लिए, इस अधिकार के लिए उसे किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं। कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पावर ही उसका राइट है। उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी। ओके, अब हम पोएम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी स्टैंजा, जहां हम फाइनल थीम्स को समझेंगे। यहाँ हॉक न सिर्फ अपनी पावर को एंजॉय कर रहा है, बल्कि इस बात को पक्का करना चाहता है कि ये पावर हमेशा, फॉरएवर, उसके पास ही रहे। आखिरी स्टैंजा की पहली लाइन ही देखिए, द सन इज बिहाइंड मी। सूरज मेरे पीछे है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में सूरज भी उसकी परमिशन से घूम रहा है। फिर वो कहता है, जब से मैं आया हूं कुछ नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि मेरी आंख ने किसी चेंज को परमिट ही नहीं किया। ये तो गॉड की लैंग्वेज है ना। और आखिर में वो ऐलान करता है, मैं चीजों को ऐसा ही रखने वाला हूं। वो न सिर्फ प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या टेड ह्यूज सच में बस एक बाज के बारे में लिख रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कविता सिर्फ एक हॉक के इंस्टिंक्ट के बारे में नहीं है। ये एक आईना है। इस हॉक के जरिए ह्यूज हमें इंसानी तानाशाहों यानी डिक्टेटर्स के दिमाग के अंदर झांकने का मौका दे रहे हैं। इस हॉक की आवाज दरअसल एक टायरेंट की ही आवाज है। चलिए इस टेबल से इस कनेक्शन को और साफ समझते हैं। जब हॉक कहता है, आई किल वेयर आई प्लीज, ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट पावर, जैसा एक डिक्टेटर के पास होता है। फिर नो सॉफिस्ट्री इन माई बॉडी, मतलब नैतिकता, मोरालिटी, डिबेट सब बेकार है। एक टायरन भी तो यही करता है, सब रूल्स को रिजेक्ट कर देता है। और आखिर में वो धमकी, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, ये तो सीधा सीधा डिक्टेटरशिप है, कंट्रोल है, अपनी सत्ता को हमेशा के लिए कायम रखने की जिद। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है, क्या ये हॉक नेचर की आवाज़ है, एक सिंपल प्रेडेटर जो अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो कर रहा है, या फिर ये हम इंसानों का ही एक आईना है जो हमारे अंदर छुपे अहंकार, कंट्रोल और टिरनी को दिखा रहा है? टेड ह्यूज इस सवाल का जवाब नहीं देते। वो ये हम पर छोड़ देते हैं ताकि हम सोचें, न सिर्फ इस कविता के बारे में बल्कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में। उम्मीद है आपको हॉक रोस्टिंग का ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।